दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष आज मैं लेकर आया हूं डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के अंतर्गत पंचम प्रश्नपत्र सामाजिक अध्ययन के अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो देखिए, हम देखेंगे कुछ अच्छे बिंदु इसमें दिए गए, इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा बिंदु दिया गया है मौर्य वंश, तो मौर्य वंश के विषय में हम जानेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस सन में की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईस्वी पूर्व में की थी। 322 ईस्वी पूर्व में की थी। अगला प्रश्न दिया गया है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। अगला प्रश्न दिया गया है अशोक ने कलिंग विजय कब की थी? तो अशोक ने कलिंग विजय 261 ईस्वी पूर्व में की थी। 261 ईस्वी पूर्व में की थी। अगला प्रश्न दिया गया है अशोक ने किस धर्म को राजश्रय प्रदान किया? तो अशोक ने बौद्ध धर्म को राजश्रय प्रदान किया। अशोक ने बौद्ध धर्म को राजश्रय प्रदान किया। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है इसमें कौटिल्य कौन था? तो कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री था। तो कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री था। अगला प्रश्न दे रहे हैं प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? तो प्रथम ऐतिहासिक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। प्रथम ऐतिहासिक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए दे रहे हैं मौर्य काल में मनोरंजन का प्रमुख साधन क्या था? तो मौर्य काल में मनोरंजन का प्रमुख साधन शिकार करना था। शिकार करना था। अगला प्रश्न दे रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु श्रवणबेलागोला कर्नाटक में हुई थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु श्रवणबेलागोला कर्नाटक में हुई थी। अगला प्रश्न देखिए दे रहे हैं अशोक के अभिलेख किस लिपि में हैं? तो अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अगला देखिए प्रश्न दे रहे हैं मौर्य काल के प्रशंसकों को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल के प्रशंसकों को पढ़ कहा जाता था। पढ़ कहा जाता था। मौर्य काल के प्रशंसकों को पढ़ कहा जाता था। अगला प्रश्न देखिए दे रहे हैं मौर्य का पतन किस वर्ष में हुआ था? तो मौर्य का पतन 184 ईसा पूर्व में हुआ था। मौर्य का पतन 184 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न दे रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश की स्थापना की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगला देखिए महापद्मानंद कौन था? तो महापद्मानंद नंद वंश का अंतिम सम्राट था। तो महापद्मानंद नंद वंश का अंतिम सम्राट था। अगला प्रश्न देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के मध्य युद्ध कब हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस के मध्य युद्ध 305 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 305 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न दे रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री या महामात्य का नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री या महामात्य का नाम चाणक्य था। चाणक्य था। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है अंतिम और सम्राट का नाम बताइए। अंतिम मौर्य वंश का सम्राट बताइए। तो बृहदत्त जो थे मौर्य वंश के अंतिम सम्राट थे। अगला देखिए प्रश्न दिया गया है अशोक का राज्य अभिषेक से किस वर्ष में हुआ था? अशोक का राज्य किस वर्ष में हुआ था? तो अशोक का राज्य अभिषेक 322 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 322 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न देख रहे हैं अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य चाणक्य थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य चाणक्य थे। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। अगला प्रश्न सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध कब हुआ था? तो सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध 305 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 305 ईस्वी पूर्व में हुआ था। देखिए अगला प्रश्न दे रहे हैं मौर्य सम्राट का अंतिम सम्राट कौन था? तो मौर्य सम्राट का अंतिम सम्राट बृहदत्त था।
फिर देखिए यहाँ पर गुप्त विषय के विषय में हम जानेंगे। देखिए पहला प्रश्न दे रखे हैं गुप्त वंश में कि गुप्त संवत का प्रारंभ किसने किया था। तो गुप्त संवत का प्रारंभ चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में किया था। तो गुप्त संवत का प्रारंभ चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में किया था। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कालिदास किसके समकालीन थे। तो कालिदास जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया स्कंदगुप्त ने किस झील का पुनर्निर्माण कराया था। तो स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है हूणों का आक्रमण किस गुप्त सम्राट के समय में हुआ था। तो हूणों का आक्रमण कुमारगुप्त के समय में हुआ था, कुमारगुप्त के समय में हुआ था। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया इलाहाबाद स्तंभ लेख का संबंध किस शासक से है। तो इलाहाबाद स्तंभ लेख का संबंध गुप्त शासक से है, गुप्त शासक से है। फिर लिखा है वराहमिहिर कौन था। तो वराहमिहिर गुप्तकालीन महागणितज्ञ ज्योतिषाचार्य था। वराहमिहिर गुप्तकालीन महान गणितज्ञ और ज्योतिषाचार्य था। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है गुप्त साम्राज्य का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था। तो गुप्त साम्राज्य का प्रथम स्वतंत्र शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, चंद्रगुप्त प्रथम था। फिर देखिए अगला प्रश्न दे रहे हैं भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किया था। तो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के हिंदे यूनान इंडो यूनानी ने किया था, हिंदे यूनान इंडो यूनानी ने किया था। फिर देखिए अगला प्रश्न दे रहे हैं, अगला प्रश्न हमारा दे रहे हैं गुप्त काल में मुक्त के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता था। तो गुप्त काल में मुक्त के सर्वोच्च अधिकारी को राज्यपाल कहा जाता था, राज्यपाल कहा जाता था। फिर देखिए अगला प्रश्न दे रहे हैं गुप्त काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था। तो गुप्त काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था। फयान जो था गुप्त काल में आया था। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है गुप्त वंश के शासन की स्थापना कब हुई थी। तो गुप्त वंश के शासन की स्थापना 319 ईस्वी में हुई थी, 319 ईस्वी में हुई थी। फिर देखिए अगला प्रश्न दे रहे हैं गुप्त काल के दो महान सम्राटों के नाम लिखिए। तो गुप्त काल के दो महान सम्राटों के नाम समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है भारत का नेपोलियन किस सम्राट को कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न दे रहे हैं गुप्त काल के दो साहित्यकारों के नाम लिखें। तो गुप्त काल के दो साहित्यकार कालिदास और हरिसेन थे। हरिसेन कालिदास जो थे गुप्त काल के साहित्यकार थे। फिर देखिए अगला प्रश्न दे रहे हैं हमारा समुद्रगुप्त द्वारा विजित आर्यव्रत के राजाओं में से किन्हीं दो राजाओं के नाम लिखिए। तो समुद्रगुप्त द्वारा विजित आर्यव्रत के राजाओं में से दो थे रुद्रदेव और मातिल जो थे आर्यव्रत के राजाओं में से दो राजा थे। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया हमारा विक्रमादित्य उपाधि से जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य उपाधि से जाना जाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न दे रहे हैं हमारा गुप्त काल में भूमिकर को क्या कहते थे। तो गुप्त काल में भूमिकर को भाग कहते थे, गुप्त काल में भूमिकर को भाग कहते थे। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे। तो प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता हरिसेन थे। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे। तो ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। फिर देखिए यहाँ पर हिंद यूनान इंडो यूनानी ने जो है भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है वराहमिहिर कौन था। तो
गुप्तकालीन महान गणितज्ञ तथा ज्योतिषाचार्य था। वराहमिहिर जो था गुप्तकालीन महान गणितज्ञ तथा ज्योतिषाचार्य था। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, कालिदास के दो ग्रंथों के नाम लिखिए। तो कालिदास के देखिए दो ग्रंथ थे, अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंश महाकाव्य। मेघदूत जो था ये कालिदास के दो ग्रंथ, 3 ग्रंथ हैं, यहाँ पर 2 ग्रंथ पूछ रहा है। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, गुप्तकालीन चित्रकला के 2 केंद्रों के नाम लिखिए। तो मथुरा सारनाथ पाटलिपुत्र जो थे गुप्तकालीन चित्रकला के 2 केंद्र थे। गुप्तकालीन चित्रकला के 2 केंद्र थे। फिर देखिए यहाँ पर आ गया वर्धन वंश। वर्धन वंश के विषय में जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा है वर्धन वंश का जन्म कब हुआ। तो वर्धन वंश का जन्म 590 ईस्वी में हुआ था। वर्धन वंश का जन्म 590 ईस्वी में हुआ था। फिर लिखा है हर्षवर्धन का राज्याभिषेक कब हुआ था। तो हर्षवर्धन का राज्याभिषेक 606 ईस्वी में हुआ था। हर्षवर्धन का राज्याभिषेक 606 ईस्वी में हुआ था। फिर देखिए लिखा है ह्वेनसांग किसके शासन काल में भारत आया था। तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। फिर देखिए अगला प्रश्न दे रहे हैं हमारा, ह्वेनसांग ने भारत संबंधी यात्रा वृत्तांत किस पुस्तक में लिपिबद्ध किया है। तो सीयूकी में जो है ह्वेनसांग ने भारत संबंधी यात्रा वृत्तांत लिखा है, लिपिबद्ध किया है। फिर देखिए अगला लिखा है हमारा प्रश्न, हर्षवर्धन के पिता का नाम था। तो प्रभाकर वर्धन जो था हर्षवर्धन के पिता का नाम था। प्रभाकर वर्धन हर्षवर्धन के पिता का नाम था। फिर देखिए अगला प्रश्न दे रहे हैं, हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी। तो हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में हुई थी। हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में हुई थी। फिर देखिए अगला प्रश्न दे रहे हैं, चीनी यात्री ह्वेनसांग किस उद्देश्य से भारत आया था। तो चीनी यात्री ह्वेनसांग बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए आया था। बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए आया था। फिर देखिए अगला प्रश्न दे रहे हैं, चीनी यात्री ह्वेनसांग की मृत्यु कब हुई थी। तो चीनी यात्री ह्वेनसांग की मृत्यु 664 ईस्वी में हुई थी। 664 ईस्वी में हुई थी। फिर देखिए अगला लिखा है, राजश्री कौन था। तो राजश्री जो थी हर्षवर्धन की बहन थी। तो राजश्री जो थी हर्षवर्धन की बहन थी। फिर देखिए अगला प्रश्न दे रहे हैं, हर्षवर्धन द्वारा लिखित 2 नाटकों के नाम लिखिए। तो हर्षवर्धन द्वारा लिखित 2 नाटक थे, नागानंद और प्रियदर्शिका। नागानंद और प्रियदर्शिका जो थे हर्षवर्धन के 2 नाटक थे। फिर देखिए अगला प्रश्न दे रहे हैं, बाण भट्ट द्वारा लिखित 2 पुस्तकों के नाम लिखिए। तो बाण भट्ट द्वारा लिखित 2 पुस्तकें थी, हर्ष रचित और कादम्बरी। हर्षचरित तथा एवं कादम्बरी जो थी बाण भट्ट की 2 पुस्तकें थी। फिर देखिए अगला प्रश्न दे रहे हैं, हर्षवर्धन कालीन 2 शिक्षा केंद्रों के नाम लिखिए। तो हर्षवर्धन कालीन 2 शिक्षा केंद्र थे, नालंदा तथा तक्षशिला जो थे हर्षवर्धन कालीन 2 शिक्षा केंद्र थे। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया, हर्षकालीन 2 विद्वानों के नाम लिखिए। तो हर्षकालीन 2 विद्वान थे बाणभट्ट और मातंग। बाणभट्ट और मातंग जो थे हर्षकालीन 2 विद्वान थे। हर्षकालीन 2 विद्वान थे। फिर देखिए अगला प्रश्न में दे रहे हैं, सामंतवाद कालीन भारत। तो इसके विषय में देखिए प्रश्न दिए गए हैं, उनके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो लिखा है, राजपूत काल के 4 प्रमुख कवियों के नाम बताइए। तो राजपूत काल के 4 प्रमुख कवियों के नाम हैं हलायुध, कलहड़, पद्मगुप्त, नयचंद्र सूरी तथा चंद्रबरदाई। ये राजपूत काल के 4 प्रमुख कवि थे। हलायुध, फिर कलहड़ और पद्मगुप्त, नयचंद्र सूरी तथा चंद्रबरदाई, ये राजपूत काल के 4 प्रमुख कवि थे। फिर देखिए अगला प्रश्न दे रहे हैं, राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित 2 सिद्धांतों का नामोल्लेख कीजिए। तो राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित 2 सिद्धांत थे, विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, अग्निकुंड का सिद्धांत। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, गुर्जर प्रतिहार वंश। देखिए गुर्जर प्रतिहार वंश क्या है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था। तो नागभट्ट प्रथम जो थे गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे। फिर देखिए अगला लिखा है हमारा प्रश्न,
प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा कौन था? तो प्रतिहार वंश का सर्वाधिक और शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा था राजा मिहिर भोज। राजा मिहिर भोज तो था, प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा था। फिर देखिए अगला लिखा है, मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया था। कन्नौज को मिहिर भोज ने अपनी राजधानी बनाया था। फिर देखिए अगला प्रश्न लिखा है, गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम राजा कौन था? तो गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम राजा था यशपाल, 1036 ईस्वी में था अंतिम। फिर देखिए अगर लिखा है चौहान वंश। देखिए अब चौहान वंश के विषय में जानेंगे। तो लिखा है चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। फिर देखिए अगला प्रश्न, चौहान वंश के राजाओं की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो चौहान वंश के राजाओं की प्रारंभिक राजधानी थी अहिरच्छा, बाद में अजमेर। फिर देखिए लिखा है शाकंभरी के चौहान वंश के प्रतापी राजा थे। तो शाकंभरी चौहान वंश के प्रतापी राजा पृथ्वीराज चौहान थे। फिर देखिए लिखा है तराइन का युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का युद्ध 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। तो तराइन का युद्ध हुआ, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में जो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। फिर देखिए लिखा है चंद्रबरदाई ने किस ग्रंथ की रचना की है? तो चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की है। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की है। फिर देखिए लिखा है शाकंभरी वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो शाकंभरी वंश का सबसे प्रतापी राजा पृथ्वीराज चौहान था। फिर देखिए अगला प्रश्न दे रहे हैं, विक्रमांक देव चरित्र किसकी रचना थी? तो विक्रमांक देव चरित्र कलहल की रचना थी। फिर लिखा है राजतरंगिणी किसकी रचना थी? तो राजतरंगिणी जो है कलहल की रचना है। फिर देखिए लिखा है भुक्ति किसे कहते हैं? प्रांत। भुक्ति जो है प्रांत को कहते हैं। भुक्ति जो है प्रांत को कहते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न दे रहे हैं, पंचकुल क्या था? पंचकोल नगरी शासन की एक समिति होती थी। पंचकुल जो है पंचकोल नगरी शासन की एक समिति होती थी। फिर लिखा है परमार वंश। देखिए परमार वंश के विषय में जानेंगे। तो लिखा है परमार वंश का संस्थापक था। तो परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था। उपेंद्र राज जो था परमार वंश का संस्थापक था। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, भोज किस वंश का राजा था तथा उसकी राजधानी क्या थी? तो भोज जो था परवान वंश का राजा था, परमार वंश का राजा था तथा राजधानी धारा नगरी थी। तो जो भोज था वो परवार वंश का था और उसकी राजधानी क्या थी? धारा नगरी थी। फिर देखिए अगला प्रश्न दे रहे हैं, भोज किस वंश का राजा था? तो भोज जो था परमार वंश का राजा था। फिर देखिए अगला प्रश्न दे रहे हैं, खजुराहो क्यों प्रसिद्ध था? तो खजुराहो स्थापत्य कला एवं मूर्ति कला हेतु प्रसिद्ध था। जो खजुराहो स्थापित कला एवं मूर्ति कला हेतु प्रसिद्ध था। फिर देखिए अगला लिखा है, भोज प्रबंध किसकी रचना है? तो भोज प्रबंध जो है बल्लाल की रचना है। बल्लाल की। फिर देखिए अगला लिखा है, परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? तो परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजा कौन था? राजा भोज जो था परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था। फिर देखिए अगला प्रश्न देखा चंदेल वंश। देखिए चंदेल वंश के विषय में जानेंगे। लिखा है चंदेल वंश का संस्थापक है। तो लिखा है नन्नुक। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक 831 ईस्वी में चंदेल वंश का संस्थापक था नन्नुक। फिर लिखा है अगला देखिए, लिखा है प्रश्न हमारा दिया गया है, चंदेल वंश की राजधानी थी। तो चंदेल वंश की राजधानी
खजुराहो थी। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया चंदेल वंश की प्रारंभिक राजधानी थी। तो चंदेल वंश की प्रारंभिक राजधानी थी कालिंजर। कालिंजर जो थी चंदेल वंश की प्रारंभिक राजधानी थी, जिसको हम महोबा के नाम से भी जानते हैं, महोबा के नाम से भी जानते हैं। फिर लिखा है चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था। तो चंदेल वंश का अंतिम शासक जो था वो था परम द्विवेद। परम द्विवेद। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है चंदेलों के दो प्रसिद्ध नगरों के नाम बताइए। तो चंदेलों के दो प्रसिद्ध नगर थे खजुराहो तथा महोबा। खजुराहो तथा महोबा जो थे चंदेलों के दो प्रसिद्ध नगर थे। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है आल्हा उदल नामक दो सेना नायक किसके दरबार में रहते थे। तो आल्हा उदल नामक दो सेना नायक जो थे परमद्रिदेव के दरबार में रहते थे। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कोडार का सूर्य मंदिर किस प्रांत में स्थित है। तो कोडार का सूर्य मंदिर जो है प्रश्न दिया गया है कोडार का सूर्य मंदिर किस प्रांत में स्थित तथा इसका निर्माण किसने करवाया था। तो कोडार का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में स्थित है कोडार का सूर्य मंदिर गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। तो कोडार वंश का जो कोडार्क सूर्य मंदिर है इसका निर्माण कराया था गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया गीत गोविंद किसकी प्रसिद्ध रचना थी। तो गीत गोविंद जयदेव की प्रसिद्ध रचना थी। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है खजुराहो मंदिर का निर्माण किस वंश के राजाओं ने कराया था। तो खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं ने कराया था। फिर देखिए लिखा है कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था। तो इसका निर्माण जो हुआ था राजपूत काल में चंदेल वंश के राजा विद्याधर द्वारा हुआ था। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है सोलंकी वंश। तो देखिए सोलंकी वंश के विषय में जानेंगे। लिखा है सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था। तो सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम जो था सोलंकी वंश का संस्थापक था। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है सोलंकी वंश की राजधानी कहाँ थी। तो सोलंकी वंश की राजधानी अनिलवाड़ में थी। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है चेद वंश का संस्थापक कौन था। तो चेद वंश का संस्थापक कोक्कल था। कोक्कल। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है चेद वंश की राजधानी कहाँ थी। तो चेद वंश की राजधानी त्रिपुरी में थी। फिर देखिए अगला प्रश्न हमारा दे रखे हैं दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। तो देखिए चालुक्य पल्लव चोल राष्ट्रकूट देखिए इनके विषय में जानेंगे। सबसे पहले हमारा दिया गया है पल्लव वंश। तो पल्लव वंश में देखिए पहला प्रश्न दिया गया है पल्लव वंश का संस्थापक कौन था। तो सिंह विष्णु जो था पल्लव वंश का संस्थापक था। और ये कब से कब तक रहा। तो 575 से 600 ईस्वी तक रहा था। 575 से 600 ईस्वी तक रहा था। फिर लिखिए अगला प्रश्न देखिए हमसे दिया गया है पल्लव वंश की राजधानी थी। तो पल्लव वंश की राजधानी थी कांची तमिलनाडु में कांचीपुरम। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है पल्लव वंश के प्रमुख शासक थे। तो पल्लव वंश के देखिए प्रमुख शासक के विषय में जानेंगे। महेंद्र वर्मन प्रथम जो था पल्लव वंश का शासक था। नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय। फिर लिखा है नंदवर्मन द्वितीय। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है राष्ट्रकूट वंश। तो राष्ट्रकूट वंश के विषय में जानेंगे। पहला प्रश्न दिया गया है राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना किसने की थी। तो दंत दुर्ग ने जो की थी राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना की थी। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया राजकूट राजवंश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। तो राष्ट्रकूट राजवंश ने अपनी राजधानी मानखेट मालखंड को बनाई थी। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है राष्ट्रकूट राजवंश के प्रमुख शासक कौन कौन हुए। तो राष्ट्रकूट राजवंश के प्रमुख शासक
कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष। फिर देखिए कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय, कृष्ण तृतीय। ये राजवंश कूट के प्रमुख शासक थे। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, एलोरा के सुप्रसिद्ध गुहा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा के सुप्रसिद्ध गुहा मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था, कृष्ण प्रथम ने करवाया था। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था, कृष्ण प्रथम ने करवाया था। फिर देखिए अगला प्रश्न दे रहे हैं हमारा, नटराज की मूर्तियां किस काल की नटराज की मूर्तियां किस काल की प्रमुख कृतियां हैं? तो नटराज की मूर्तियां जो हैं राष्ट्रकूटकालीन हैं, राष्ट्रकूटकालीन हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। कृष्ण तृतीय जो था राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक था। फिर लिखा है चालुक्य वंश। देखिए चालुक्य वंश के विषय में जानेंगे। दिया गया दक्षिण भारत में चालुक्य वंश की कितनी प्रमुख शाखाएं थीं? तो दक्षिण भारत में चालुक्य वंश की थी तीन प्रमुख शाखाएं थी। चालुक्य वंश जिसको हम वातापी भी कहते हैं, चालुक्य वंश जिसको हम वेंगी भी कहते हैं, चालुक्य जिसको हम वेंगी भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है आपको दक्षिण भारत में चालुक्य वंश की कितनी प्रमुख शाखाएं थी? तो 2 थी। ये जो है एक मिसप्रिंट है। फिर देखिए अगला दिया गया हमारा, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तेलप द्वितीय ने की थी, तेलप द्वितीय ने की थी। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया हमारा, कल्याणी के चालुक्य वंश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो मानखेट जो है कल्याणी के चालुक्य वंश ने अपनी राजधानी बनाई थी। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, चालुक्य वंश कल्याणी के प्रमुख शासक हुए तेमल प्रथम, तेमल द्वितीय, विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य 6, फिर लिखा सोमेश्वर तृतीय, तेलम तृतीय। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, किसने मानखेड़ से राजधानी हटाकर कल्याणी कर्नाटक को बनाया? सोमेश्वर प्रथम ने जो है मानखेड़ से हटाकर कल्याणी को राजधानी बनाया। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, चालुक्य वंश कल्याणी का सबसे प्रतापी राजा शासक कौन था? तो चालुक्य वंश कल्याणी का सबसे प्रतापी राजा विक्रमादित्य 6 था। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, विल्हड़ एवं विज्ञानेश्वर किसके दरबार में रहते थे? तो विल्हड़ एवं विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य 6 के दरबार में रहते थे। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, विक्रमादित्य 6 के जीवन पर आधारित विक्रमांक देवचरित की रचना किसने की थी? तो विल्हड़ ने की थी। विल्हड़ ने जो है विक्रमादित्य 6 के विक्रमांक देवचरित की रचना की थी विल्हड़ ने। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया, वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना जयसिंह ने की थी। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है हमारा, वातापी के चालुक्य वंश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो वातापी के चालुक्य वंश ने अपनी राजधानी वातापी बीजापुर के निकट बनाई थी। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, चालुक्य वंश वातापी के प्रमुख शासक हुए? तो पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य, विनयदित्य एवं विजयदित्य। ये जो हैं चालुक्य वंश वातापी के प्रमुख शासक थे। फिर देखिए अगला प्रश्न हमारा दे रहे हैं, अगला प्रश्न दिया जा रहा है, अगला प्रश्न हमारा जो दे रहे हैं, देखिए अगला प्रश्न जो दे रहे हैं हमारा, चालुक्य वंश वातापी का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो चालुक्य वंश वातापी का सबसे प्रतापी शासक जो था पुलकेशिन द्वितीय जो था चालुक्य वंश वातापी का सबसे प्रतापी शासक था। फिर देखिए अगला प्रश्न दे रहे हैं, जिनेन्द्र का कराया मेगुती मंदिर किसने बनवाया था? जिनेन्द्र का मेगुती मंदिर जो था
पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था, पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। फिर देखिए अगला प्रश्न दे रहे हैं, पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। फिर देखिए अगला प्रश्न हमारा दे रहे हैं, किसने दक्षिणा पदेश्वर की उपाधि धारण की थी? तो किसने दक्षिणा पदेश्वर की उपाधि धारण की थी? पुलकेशिन द्वितीय ने की थी, पुलकेशिन द्वितीय ने की थी। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है? तो ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है, पुलकेशिन द्वितीय से है। फिर देखिए अगला लिखा है, चालुक्य वंश वातापी का अंतिम राजा कौन था? तो चालुक्य वंश वातापी का अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय है, कीर्तिवर्मन द्वितीय है। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन है, विष्णुवर्धन जो थे वेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक थे। फिर देखिए अगला प्रश्न हमारा दे रखे हैं, वेंगी के चालुक्य वंश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो वेंगी के चालुक्य ने अपनी राजधानी वेंगी, आंध्र प्रदेश, जो इस समय आंध्र प्रदेश में है, वेंगी में बनाई थी। फिर देखिए अगला प्रश्न दे रहे हैं, चालुक्य वंश वेंगी के प्रमुख शासक कौन कौन थे? तो चालुक्य वंश वेंगी के प्रमुख शासक थे जयसिंह प्रथम, इंद्रवर्धन, विष्णुवर्धन द्वितीय, फिर जयसिंह द्वितीय, विष्णुवर्धन तृतीय, ये जो है वेंगी के प्रमुख शासक थे। फिर अगला प्रश्न देख लिखा है, चालुक्य वंश वेंगी का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो चालुक्य वंश वेंगी का सबसे प्रतापी राजा जो था विजयादित्य तृतीय था, विजयादित्य तृतीय था। फिर देखिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, हमारा वंश आ गया चोल वंश। अब हम चोल वंश के विषय में जानेंगे। देखिए लिखा है पहला प्रश्न, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक विजयालय था, विजयालय जो था चोल वंश का संस्थापक था, विजयालय जो था वो चोल वंश का संस्थापक था। फिर देखिए अगला प्रश्न दे रहे हैं, चोल वंश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो चोल वंश ने अपनी राजधानी तंजीर या तंजावर ऐसे कह सकते हैं। तो ये जो है चोल वंश ने अपनी राजधानी जो है तांजाय को बनाया था, तांजाय। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, चोल वंश के प्रमुख शासक कौन कौन थे? तो चोल वंश के प्रमुख शासक थे परांतक वन, मतलब जो परांतक थे वो प्रथम, फिर लिखा है राजराज प्रथम, फिर लिखा है राजेंद्र प्रथम, फिर लिखा है राजेंद्र द्वितीय। फिर देखिए अगला जो दिया गया है कुलोत्तुंग, ये जो है चोल वंश के प्रमुख शासक थे। फिर देखिए अगला प्रश्न दे रहे हैं, चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? तो चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था, राजेंद्र तृतीय जो था चोल वंश का अंतिम राजा था। फिर देखिए अगला प्रश्न दे रहे हैं, चोल वंश के शासन काल में जनपद तथा गांव को कहा जाता था? तो चोल वंश के शासन काल में जनपद तथा गांव को, जनपद को नाडु तथा गांव को कुर्रम कहा जाता था। चोल वंश में जनपद को नाडु, गांव को कुर्रम कहा जाता था। फिर देखिए अगला प्रश्न दे रहे हैं हमारा अरबों का आक्रमण। देखिए अरबों का आक्रमण के विषय में हम जानेंगे। लिखा है किसके नेतृत्व में अरब ने किसके नेतृत्व में अरब ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरब ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया, अरबों ने सिंध पर पहला सफल आक्रमण कब किया था? तो अरबों ने सिंध पर पहला सफल आक्रमण 712 ईस्वी में किया था। अरबों ने सिंध पर पहला सफल आक्रमण 712 ईस्वी में किया था। फिर लिखा है मोहम्मद बिन कासिम कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम जो था हज्जाज का भतीजा एवं दामाद था, हज्जाज का भतीजा एवं दामाद था। फिर देखिए अगला प्रश्न दे रहे हैं, अरब आक्रमण के समय सिंध पर कौन शासन कर रहा था? तो अरब आक्रमण के समय सिंध पर राजा दाहिर शासन कर रहा था, राजा दाहिर शासन कर रहा था। फिर देखिए अगला प्रश्न दे रहे हैं, गजनवी राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो गजनवी राजवंश की स्थापना
सुबुक्तगीन ने की थी, सुबुक्तगीन ने की थी। फिर देखिए अगला प्रश्न दे रहे हैं, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला तुर्क शासक कौन था? तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला तुर्क शासक था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी जो था पहला तुर्क शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। फिर देखिए अगला प्रश्न दे रहे हैं, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया। फिर देखिए अगला प्रश्न दे रहे हैं, महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया था? तो महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर 1026 ईस्वी में आक्रमण किया था, 1026 ईस्वी में आक्रमण किया था। फिर देखिए अगला प्रश्न दे रहे हैं, मूर्ति भंजक और बुत सिकन किस शासक को कहा जाता है? तो मूर्ति भंजक और बुत सिकन जो है महमूद गजनवी को कहा जाता है, महमूद गजनवी को कहा जाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न दे रहे हैं, महमूद गजनवी का दरबारी कवि कौन था? तो महमूद गजनवी का दरबारी कवि था अल बरूनी और फिरदौसी। रूनी और फिरदौसी जो थे महमूद गजनवी के दरबारी कवि थे। फिर देखिए लिखा है, शाहनामा नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो शाहनामा नामक पुस्तक की रचना फिरदौसी ने की थी, फिरदौसी ने की थी। फिर देखिए अगला प्रश्न हमारा दे रहे हैं, अगला प्रश्न हमारा दे रहे हैं, भारत में तुर्क राज की स्थापना किसने की थी? तो भारत में तुर्क राज की स्थापना मोहम्मद गौरी ने की थी। भारत में तुर्क राज की स्थापना मोहम्मद गौरी ने की थी। फिर लिखा है, मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था? तो मोहम्मद गौरी जो था संसबानी वंश का शासक था, संसबानी वंश का शासक था। फिर देखिए अगला प्रश्न दे रहे हैं, मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था। फिर देखिए अगला प्रश्न लिखा है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। और किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? तो पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के बीच। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी बुरी तरह परास्त हुआ था, मोहम्मद गौरी जो था बुरी तरह परास्त हुआ था। फिर लिखा है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ वो 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान परास्त हुआ था। फिर देखिए अगला प्रश्न दे रहे हैं, चंदावर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में महमूद गौरी एवं राजपूत नरेश जयचंद के बीच हुआ, जयचंद के बीच में हुआ। फिर लिखा, युद्ध में जयचंद की पराजय हुई तथा उनकी हत्या कर दी गई। तो चंदावर का युद्ध जो है 1194 ईस्वी में हुआ था, मोहम्मद गौरी और राजपूत नरेश जयचंद के बीच में हुआ था, जिसमें जयचंद जो थे वो हार गए थे। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध लड़ने के लिए किस राजपूत शासक ने गौरी को आमंत्रित किया था? तो पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध लड़ने के लिए राजपूत शासक ने गौरी को आमंत्रित किया था, जयचंद ने किया था, जयचंद ने गौरी को आमंत्रित किया था। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, सल्तनत काल। तो देखिए सल्तनत काल के विषय में जानेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न दिया गया है, सल्तनत काल में राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता था? तो इसमें देखिए आगे दिया गया है आपका, ये गुलाम वंश से देखेंगे, गुलाम वंश से। तो दिया गया है प्रश्न, पहले देखिए गुलाम वंश से हम देखेंगे। पहला प्रश्न दिया गया है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में की थी, 1206 ईस्वी में की थी। फिर देखिए अगला प्रश्न हमारा दे रखे हैं,
कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। लाहौर जो है कुतुबुद्दीन ने अपनी राजधानी बनाई थी। फिर लिखा है अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण ऐबक ने करवाया था। ऐबक ने करवाया था। फिर देखिए अगला प्रश्न दे रहे हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासन में किन 2 मस्जिदों का निर्माण कराया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल में कुतुब उल इस्लाम तथा 2.5 दिन का झोपड़ा 2 मस्जिदों का निर्माण करवाया था। फिर देखिए अगला प्रश्न दे रहे हैं, गुलाम वंश के किस शासक ने लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया? फिर लिखा इल्तुतमिश जो था गुलाम वंश के शासक के लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया था। फिर देखिए अगला प्रश्न दे रहे हैं हमारा, वह सुल्तान जिसने कारखानों को इक्ता नाम दिया? तो इल्तुतमिश ने कारखानों को इक्ता नाम दिया था। फिर देखिए अगला प्रश्न है, सल्तनत काल की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो सल्तनत काल की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान जो थी सल्तनत वंश की प्रथम महिला शासिका थी। फिर देखिए अगला प्रश्न दे रहे हैं हमारा, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक केकूबाद था। केकूबाद जो था गुलाम वंश का अंतिम शासक था। फिर देखिए अगला प्रश्न दे रहे, दास वंश कहा जाता है। दास वंश कहा जाता है तो दास वंश जो है गुलाम वंश को कहा जाता है। दास वंश गुलाम वंश को कहा जाता है। फिर लिखा है, दरबार में सिजदा एवं पेबोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो दरबार में सिजदा और पेबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। बलबन ने जो की थी सिजदा और पेबोस प्रथा की शुरुआत की थी। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, लोह एवं रक्त की नीति का पालन किस शासक ने किया था? तो लोह एवं रक्त नीति का पालन बलबन ने किया था। फिर देखिए अगला प्रश्न दिए रहे हैं, फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन किसके दरबार में रहते थे? तो फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो अमीर हसन बलबन के दरबार में रहते थे। फिर देखिए अगला प्रश्न हमारा दे रखे हैं, सल्तनत काल में तूतीय हिंद भारत का तोता की उपाधि मिली थी? तो अमीर खुसरो को मिली थी। तूतीय हिंद भारत का तोता की उपाधि जो है अमीर खुसरो को मिली थी सल्तनत काल में। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, मंगोल आक्रमण से भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए बलबन ने कौन से कार्य किए? तो बलबन ने अपने पुत्र मोहम्मद खान को उत्तर पश्चिमी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए नियुक्त किया था। फिर देखिए अगला प्रश्न दे रहे हैं, दिल्ली के अधिकांश सुल्तानों द्वारा खलीफा के पद को संभावित करने का वास्तविक लक्ष्य क्या था? तो दिल्ली के अधिकांश सुल्तानों द्वारा खलीफा के पद को संभावित करने का वास्तविक लक्ष्य था, सुल्तान अपने को खुदा का प्रतीक समझते थे। सुल्तान अपने को खुदा का प्रतीक समझते थे। फिर लिखा है खिलजी वंश। देखिए खिलजी वंश के विषय में जानेंगे तो देखिए पहला प्रश्न दिया गया है, खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था? तो खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज ने की थी। जलालुद्दीन फिरोज ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। कब की थी? 1290 ईस्वी में की थी। फिर देखिए अगला प्रश्न लिखा है, खिलजी वंश की राजधानी थी? तो खिलजी वंश की राजधानी किलोखरी थी। किलोखरी जो थी खिलजी वंश की राजधानी थी। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत जो है अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, किस शासक ने खलीफा की उपाधि धारण की थी? तो मुबारक खिलजी ने जो है खलीफा की उपाधि धारण की थी। फिर देखा है तुगलक वंश। देखिए तुगलक वंश के विषय में जानेंगे। लिखा है तुगलक वंश के
तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। फिर लिखा है तुगलक काल में प्रथम हिंदू राज्य का निर्माण हुआ जिसका नाम था विजयनगर। विजयनगर जो है प्रथम हिंदू राज्य का निर्माण हुआ था जिसका नाम था विजयनगर। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया है, किसने कृषि के विकास के लिए अमीर-ए-कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की? मोहम्मद बिन तुगलक। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की अपनी राजधानी। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया, किस शासक ने ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था? तो किस शासक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला जो मुसलमान शासक था वो था फिरोज तुगलक ने जो है जजिया कर लागू करवाया था ब्राह्मणों पर। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, जौनपुर राज्य की स्थापना किस शासक ने की थी? तो जौनपुर राज्य की स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी। फिरोज तुगलक ने जौनपुर राज्य की स्थापना की थी। सैयद वंश का संस्थापक खिरज खां थे। तो सैयद वंश के संस्थापक थे खिरज खां थे। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, तैमूर लंग का सेनापति कौन था? तो तैमूर लंग का सेनापति खिरज खां थे। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। बहलोल लोधी वंश का संस्थापक था। गुरमुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान था। गुरमुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी गुरमुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान था। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, किस शासक ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया? तो किस शासक ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया? तो सिकंदर लोदी ने बनाया था। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, इब्राहिम लोदी और बाबर का युद्ध कब और कहाँ हुआ था? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 1526 ईस्वी में पानीपत में युद्ध हुआ। इस युद्ध को पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है। तो इब्राहिम लोदी और बाबर का युद्ध जो है 1526 में पानीपत में युद्ध हुआ था, इसको पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है। फिर देखिए अगला जो दिया गया है भक्तिकाल के विषय में जानेंगे। तो देखिए लिखा है, भक्तिकालीन 2 संतों के नाम लिखिए। तो भक्तिकालीन 2 संत गुरु नानक, कबीर, रामानंद आदि थे। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? तो अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। फिर देखिए अगला प्रश्न दे रहे हैं, सल्तनत कालीन उपलब्धियां। तो दिल्ली सल्तनत ने किस वंश में सर्वाधिक शासक हुए? तो दिल्ली सल्तनत के किस वंश में सर्वाधिक शासक हुए? तो गुलाम वंश में सर्वाधिक शासक हुए। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, खगोलीय तथा भौतिक भूगोल। तो खगोलीय तथा भौतिक भूगोल के विषय में जानेंगे। दिया गया है, चंद्रमा का परिक्रमण पथ है दीर्घवृत्ताकार। चंद्रमा का परिक्रमण पथ है दीर्घवृत्ताकार। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, चंद्रमा की पृथ्वी से निकटतम स्थिति कहलाती है। जो चंद्रमा की पृथ्वी से निकटतम स्थिति एपोजी कहलाती है। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, चंद्रग्रहण की परिघटना होती है। तो चंद्रग्रहण की परिघटना पूर्णिमा को होती है। फिर अगला प्रश्न दिया गया, पृथ्वी का सबसे निकट उपग्रह है। तो पृथ्वी का सबसे निकट उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का सबसे निकट उपग्रह चंद्रमा है। फिर अगला प्रश्न दिया गया है, पूर्णिमा में अमावस्या तक घटते चांद के पखवाड़े को कहते हैं। तो पूर्णिमा में अमावस्या तक घटते पखवाड़े को कृष्ण पक्ष कहते हैं। फिर देखिए अगला दिया गया है, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल से संबंधित। तो देखिए पहला प्रश्न दिया गया है, विश्व की सबसे लंबी नदी। तो विश्व की सबसे लंबी नदी है
नील नदी। अगर यहाँ पर बड़ी नदी पूछता, बड़ी नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी, तो है अमेजन। अमेजन, अमेजन जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी है, विश्व की सबसे बड़ी नदी है। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, पृथ्वी के धरातल पर कितने भाग पर जलमंडल का विस्तार है? तो पृथ्वी के धरातल पर 2/3 भाग पर जलमंडल है, 2/3 भाग पर जलमंडल है। फिर अगला प्रश्न दिया गया है, किस महाद्वीप से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। फिर अगला प्रश्न दिया गया है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कितने मुख्य भाग हैं? तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना में 3 भाग हैं, 3 भाग हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, पृथ्वी के चुंबकत्व का गुण किसके कारण पाया जाता है? पृथ्वी के चुंबकत्व, जो पृथ्वी में चुंबकत्व का गुण है वो लौह तत्व के कारण पाया जाता है, लौह तत्व के कारण पाया जाता है। चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? तो चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, रूपांतरित चट्टान है? तो संगमरमर जो है रूपांतरित चट्टान है। फिर अगला प्रश्न दिया गया है, किस चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न दे रहे हैं, महाद्वीपों के निर्माण में संलग्न बल है? तो पटल विरूपणी, पटल विरूपणी जो है ये महाद्वीपीय निर्माण में संलग्न बल है। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, भ्रंशोत्थी पर्वत का निर्माण होता है तनाव बल के कारण, तनाव बल के कारण होता है। फिर देखिए लिखा है, वलय के किस प्रकार में चट्टानों का क्रम ही उलट जाता है? तो वलय के किस प्रकार में चट्टानों का क्रम ही उलट जाता है? अधिक्षिप्तलन, अधिक्षिप्तलन के कारण। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, दामोदर घाटी योजना से संबंधित है? दामोदर घाटी योजना से संबंधित है बिहार तथा पश्चिम बंगाल से संबंधित है। दामोदर घाटी योजना कहाँ से संबंधित है? बिहार तथा पश्चिम बंगाल से संबंधित है। फिर लिखा है, 6 महीनों की रात और 6 महीनों का दिन होता है? तो उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव वृत्त पर जो है 6 महीनों की रात और 6 महीनों का दिन होता है। फिर अगला पद दिया गया है, 3 ओर से घिरा हुआ पृथ्वी का भाग कहलाता है? तो 3 ओर से घिरा हुआ पृथ्वी का भाग प्रायद्वीप कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है। फिर लिखा है, मूंगफली की खेती के लिए अधिक उपयुक्त मिट्टी है? तो मूंगफली की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, सर्वाधिक लवणता वाला सागर है? तो सर्वाधिक लवणता वाला सागर मृत सागर है। मृत सागर जो है सर्वाधिक लवणता वाला सागर है। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के दक्षिण पठार अधिकांश बने हैं? तो भारत के दक्षिण पठार अधिकांश आग्नेय शिलाओं से बने हैं, आग्नेय शिलाओं से भारत के दक्षिण पठार बने हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न देगा, विश्व के 7 आश्चर्यजनक इमारतों के नाम में शामिल है? तो विश्व के 7 आश्चर्यजनक इमारतों के नाम में शामिल है ताजमहल। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, पर्वतीय क्षेत्रों में गहरी सकरी घाटी को कहते हैं? तो पर्वतीय क्षेत्रों में गहरी सकरी घाटी को गार्ज कहते हैं, गार्ज कहते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न है, गोल पृथ्वी के केंद्र को कहा जाता है? तो गोल पृथ्वी के केंद्र को क्रोड कहा जाता है, क्रोड कहा जाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न लिखा है, वायुमंडल में पाई जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा है? तो वायुमंडल में पाई जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। फिर देखिए अगला प्रश्न, भूजल स्रोत है? तो भूजल स्रोत वर्षा का जल है। भूजल स्रोत क्या है? वर्षा का जल है। फिर अगला प्रश्न, मकर संक्रांति के समय सूर्य सीधा चमकता है? मकर रेखा पर चमकता है, मकर रेखा पर चमकता है। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया, भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है? तो भारत का मानक समय जो है 82.5 पूर्वी देशांतर पर निर्धारित किया जाता है। फिर अगला प्रश्न दिया गया है, पृथ्वी का आकार है? तो पृथ्वी का आकार गोल है। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा का मुख्य कारण है? तो भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा का मुख्य कारण मानसूनी हवाएं हैं। फिर देखिए अगला लिखा है प्रश्न, हमारा संविधान? तो हम संविधान के विषय में जानेंगे। लिखा है, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल इंडियन सदस्यों को मनोनीत करने की संख्या है? तो लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल इंडियन सदस्यों को मनोनीत करने की संख्या 2 है। फिर देखिए अगला प्रश्न लिखा है, सर्वोच्च न्यायालय को अपने
फैसलों को बदलने का अधिकार है, तो सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसलों को बदलने का अधिकार है। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सा मौलिक अधिकार सर्वाधिक विवाद का विषय रहा है, तो संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार में सर्वाधिक विवादित अधिकार रहा है। फिर अगला प्रश्न दिया गया है, हमारे मूल संविधान में कुल अनुसूचियां हैं, तो हमारे मूल संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। अगर वर्तमान अनुसूचियां पूछी जाए तो 8 हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। फिर अगला प्रश्न दिया गया है, संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे, तो संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया है, कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार जो है नागरिकों को प्राप्त नहीं है। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, एक तत्व नीति निर्देशन न्यायालयों के लिए उपयोगी प्रकाश स्तंभ एवं यह कथन है। MC शीतल वार्ड ने ये दिया है, MC शीतल वार्ड ने दिया है। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, संविधान लागू किया गया, तो सन 1950 में संविधान लागू किया गया। फिर देखिए लिखा है, अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय व्यवस्था। भारतीय देखिए लिखा है, सूत कातना उद्योग है, तो सूत कातना कुटीर उद्योग है, कुटीर उद्योग है। फिर अगला प्रश्न दिया गया है, वह बजट जिसमें आय व्यय बराबर होता है, तो वह बजट जिसमें आय व्यय बराबर होता है उसको कहते हैं संतुलित बजट, कहते हैं संतुलित बजट। तो देखिए आज हमने सामाजिक अध्ययन के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे सब हमने आज डिस्कस किए। इससे पेपर में बहुत सारे प्रश्न फंसेंगे, इसलिए वीडियो को आप लोग अच्छी तरीके से देखिए। अब हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।